हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं व्हाट इफ के 6th एपिसोड का। और ये एपिसोड ना मुझे 50% अच्छा लगा, 50% बुरा लगा, लेकिन इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे ईस्टर एग हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टोरी क्या क्या हुआ, फ्यूचर के अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा और सब कुछ। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम अगेन एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वही सीन जो कि हमने आयरन मैन 1 में देखा था। तो दोनों सीन को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ऑलमोस्ट जो सीन है वो दोनों सेम है। होता क्या है, जो हमारा टोनी स्टार्क है वो अपने कॉन्वॉय में जा रहा है, उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। हमने देखा था आयरन मैन के अंदर टोनी स्टार्क पर हमला होता है, मिसाइल फटती है और उसके बाद जो सारी की सारी चीजें होती हैं उसकी वजह से ही वो बनता है आयरन मैन। लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क के आसपास जब मिसाइल गिरती है उसको उठा के फेंक देता है किलमॉन्गर, और यहाँ पे जो है कहानी यहीं से स्प्लिट हो जाती है। और अब हमें देखने मिलेगा किलमॉन्गर और टोनी स्टार्क की स्टोरी। वॉचर यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता है कि किस तरह से इस यूनिवर्स के अंदर हमारे आयरन मैन को कुछ भी नहीं हुआ है और इसलिए ही एवेंजर्स की जो टीम है वो फॉर्म नहीं कर पाई। बाय द वे, ये सीन बड़ा आइकॉनिक है एवेंजर्स असेंबल वाला, जिसमें सारे के सारे एवेंजर्स असेंबल होते हैं। कितनी बार भी मैं देखूं मुझे बहुत मजा आता है इसको देखने में। साथ साथ हमें आयरन मैन की स्नैप भी दिखाई जाती है जो कि एवेंजर एंड गेम का पार्ट थी। अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमारे आयरन मैन ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया था जब वो थानोस की आर्मी से लड़ रहा था एवेंजर एंड गेम में। तो वो सीन भी वॉचर ने हमें बताया है। इसका मतलब ये है वो भी एमसीयू की किसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर हो रहा है, बट ये कहानी टोटली डिफरेंट है। हम देखते हैं अफगानिस्तान से आने के बाद में टोनी स्टार्क का यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है और वहां पर वो एक तरह से सबको ये बता रहा है कि किस तरह से मैं अफगानिस्तान में बचा। बेसिकली वो यहाँ पे जो हमारा एरिक किलमॉन्गर है उसको यहाँ पे चीफ ऑफ सिक्योरिटी बना देता है और बोल देता है कि ये बंदा अब से मेरा राइट हैंड बन के काम करेगा। पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे आपको मिल जाएगा ओबेडिया स्टेन, जो कि आयरन मैन 1 का विलन था, एंड ही हैज डन सम ग्रेट वर्क इन दैट एज वेल। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद ये स्टोरी ना थोड़ी सी और आगे ले जाई जा सकती है सीजन 2 के अंदर, क्योंकि ओबेडिया स्टेन इस यूनिवर्स के अंदर मरा नहीं है तो वो वापस जरूर आ सकता है। यहाँ पे जो टोनी स्टार्क है उसको ये पता चल जाता है कि किसी तरह से मेरे पीछे जो अफगानिस्तान में जो भी चीजें हुई हैं उन सब के पीछे ओबेडिया स्टेन ही था। और ये बात कौन बताता है? ये बात बताता है खुद किलमॉन्गर, और वो बोलता है कि ट्रेनिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पर आया था और जो सारे के सारे पैसे हैं वो मुझे इस बंदे ने यानी ओबेडिया स्टेन ने दिए थे। तो यहाँ पर उसको पकड़ लिया जाता है। पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आपको 10 इंच का लोगो मिल जाएगा। अब आपको पता है 10 इंच के पीछे कौन है? हमारा मैंड्रिन। शाइन-ची के अंदर आपने उसको देखा ही होगा। जब ओबेडिया स्टेन का जो एक तरह से राज है वो सबके सामने खुल जाता है, हम देख सकते हैं भीड़ के अंदर बैठे एक जर्नलिस्ट जो कि है क्रिस्टीन हेवराट। और क्रिस्टीन हेवराट को आपने आयरन मैन 1, आयरन मैन 3 और साथ साथ कई जगह देखा होगा। ये वही लड़की है जो कि आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क के साथ रात को दैट गर्ल शी इज सेम। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है आयरन मैन के घर का। अब ये जो घर है ना, ये आयरन मैन 2 वाला घर है जहां पे रोडी और आयरन मैन की लड़ाई होती है। बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो यहाँ पे वो सब पार्टी वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पेपर की जॉब है वो किलमॉन्गर को दे दी जाती है टोनी स्टार्क के द्वारा। पेपर यहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा है, थोड़ा सा उसको डाउट हो रहा है किलमॉन्गर पे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है सबको, लेकिन इस बंदे को कभी कुछ नहीं चाहिए। वो रोडी से इस बारे में बात भी करती है और रोडी बोलता है कि उसका जो एक तरह से बैकग्राउंड है पूरा क्लीन है, और यही जो पेपर को थोड़ा सा एक तरह से माइंड में बोलता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पेपर का डाउट अब किलमॉन्गर पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन मैन है वो किलमॉन्गर को ले जाता है अपनी वर्कशॉप के अंदर। वहां पर ले जाकर वो अपने प्लान्स वगैरह डिस्कस करते हैं और यहाँ पे 2 ईस्टर एग हैं। पहला तो ये कि आप ये रोबोट देख सकते हैं जो कि किलमॉन्गर के हाथ से वो जो एक तरह से वेपन होता है उसको ले लेता है। इसको आपने आयरन मैन 3 के अंदर देखा होगा। मैं इसको डमी रोबोट कहूंगा क्योंकि वो डमी वाला जो एक तरह से उसका टोपा है वो पहना के रखता है उसको टोनी स्टार्क। सो ये एक इस तरह के आयरन मैन 3 का। दूसरा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली में आयरन मैन के पास ये जो गन है ये एक प्रोटोटाइप है। किसका प्रोटोटाइप है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किलमॉन्गर जो है उसका प्लान थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लग गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो किलमॉन्गर है वो टोनी स्टार्क को इन्फ्लुएंस करना चाहता है रोबोट को बनाने के लिए, ताकि वो वकांडा के अंदर हमला कर सके और किसी चीज का बदला ले सके। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाता है। हम देख सकते हैं इन सीन्स के अंदर जब टोनी स्टार्क जो है वो एक तरह से डिजाइन और होलोग्राम को डिस्कस कर रहा होता है किलमॉन्गर के साथ में। टोनी स्टार्क में बोलता है गंडम। तो गंडम बेसिकली एक तरह का जापानीज रोबोट है जो कि आपने बहुत बार देखा होगा लाइव एक्शन में, चाहे बहुत सारे पॉप कल्चर यूनिवर्स के अंदर इसका मेंशन हो चुका है। तो एक और ईस्टर एग है ये गंडम का। यहाँ पर ये दोनों डिस्कस करते हैं। टोनी स्टार्क बोलता है कि इनका पावर सोर्स कहां से लाएं। तो यहाँ पर जो हमारा किलमॉन्गर है वो आयरन मैन को देता है वाइब्रेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा और एक रिंग वो उसको देता है, और बेसिकली यही रिंग जो है वो पावर सोर्स बनेगा अब सारे के सारे रोबोट्स का। और अगर आपको नहीं पता है तो ये सारे के सारे रोबोट जो है ये आयरन मैन 2 का ईस्टर एग है, क्योंकि आयरन मैन 2 के अंदर जस्टिन हैमर जो है वो ऐसे ही रोबोट्स बनाता है। अब सारे के सारे रोबोट्स को बनाने के लिए बहुत सारा वाइब्रेनियम भी जरूरी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा किलमॉन्गर है वो रोडी को और टोनी को प्लान बताता है और बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा यूलिसिस क्लॉ के पास में, जिसको ऑब्वियसली आप पता है एंडी सर्कस प्ले करते हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन और ब्लैक पैंथर के अंदर। आपने इसको देखा भी होगा।
वहां पर वो जाते हैं और वो क्लॉ से वाइब्रेनियम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किलमॉन्गर जो है वो हमला कर देता है। किलमॉन्गर के आने से पहले हम देखते हैं कि तचाला जो है यहाँ पे आ जाता है, और अच्छी बात यह है कि इसको आवाज दी है चैडविक बोजमैन ने। तचाला यहाँ पर आकर यूलिसिस क्लॉ के सारे लोगों को मार देता है और फाइनली वो अपना जो वाइब्रेनियम है उसको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है किलमॉन्गर। दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट होती है और किलमॉन्गर यहाँ पे हमारे तचाला को बिल्कुल मार देता है। उसके बाद वो रोडी को मार देता है और यहाँ से जो सारे का सारा वाइब्रेनियम है वो ले जाता है और टोनी स्टार्क को बोल देता है बहुत ही बड़ा झूठ। एक चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तचाला और साथ साथ रोडी को एक तरह से हिप्नोटाइज करने के लिए, एक तरह से पैरालाइज करने के लिए यहाँ पर किलमॉन्गर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर वो आता है ईस्टर एग आयरन मैन 1 का। आयरन मैन 1 में ओबेडाया स्टेन क्या करता है, टोनी स्टार्क को एक फ्रीक्वेंसी इमिट करता है जिससे टोनी स्टार्क की जो बॉडी है वो एक तरह से पैरालिसिस मोड के अंदर चली जाती है। उसके कान में वो कुछ डिवाइस लगा के रखता है ताकि इसको सुनाई ना दे। सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किलमॉन्गर करता है और ये है आयरन मैन 1 का ईस्टर एग। तचाला और रोडी की डेथ के बाद में हम देख सकते हैं कि दोनों जगह पर उनका फ्यूनरल हो रहा है। तचाला का जो फ्यूनरल है वो वकांडा के अंदर हो रहा है, रोडी का जो फ्यूनरल है वो अमेरिका के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर हमें हमारा जनरल रॉस भी देखने को मिल सकता है, यानी थैडियस रॉस। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, विलियम हर्ट ही प्ले करते थे एमसीयू के अंदर जनरल रॉस को, लेकिन विलियम हर्ट को मार्वल वालों ने अब निकाल दिया है, तो इसकी जगह किसी और ने ले ली है। व्हाट इफ के अंदर सिर्फ आवाज ही चाहिए थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल थंडरबर्ड रॉस को। दोनों के फ्यूनरल के बाद में जो हमारा एरिक किलमॉन्गर है वो जाता है टोनी स्टार्क के पास में अपने फर्दर प्लान डिस्कस करने के लिए, लेकिन टोनी स्टार्क बड़ा चालाक यहाँ पे निकला, मुझे बहुत मजा आया। यहाँ पर टोनी स्टार्क बोलता है कि तुमने ही सबको मारा था और मैं बेवकूफ हूं, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। वो एरिक किलमॉन्गर को उसकी फुटेज दिखाता है और बताता है कि तुमने क्या क्या किया। बेसिकली वो उस वायरन का इस्तेमाल करके एक रोबोट को बना भी लेता है, और यहाँ पर होती है हमारी किलमॉन्गर और यहाँ पर हमारे रोबोट की बहुत ही अच्छी फाइट। किलमॉन्गर ऑब्वियसली एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर मास्टर है, तो वो रोबोट को यहाँ पे ओकोई के भाले से हरा देता है और यहाँ पर टोनी स्टार्क को वो मार देता है। काफी बैड सीन था, बिकॉज अभी तक व्हाट इफ के अंदर जितने भी हमने टोनी स्टार्क के वर्जन देखे ना, वो सारे के सारे मर ही रहे हैं। Why are you doing this मार्वल फैंस और जो आयरन मैन फैनों को बहुत बुरा लग रहा है, आई नो। टोनी स्टार्क को मारने के बाद वो पेपर को, हैप्पी को और जनरल रॉस को बेवकूफ बनाता है और झूठ बोलता है कि एक्चुअली में ये सारी की सारी चीजें जो हुई हैं उसके लिए हमें कहीं और हमला करना पड़ेगा, यानी वकांडा पे हमला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनरल रॉस जो है वो पेपर को एक तरह से ऑर्डर देता है और बोलता है कि अब जो मास प्रोडक्शन है वो रोबोट्स की करनी पड़ेगी, हमारे पास वाइब्रेनियम आ चुका है और अब वहां पर हमें वकांडा पर हमला करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जो हमारा किलमॉन्गर है उसका मेन प्लान क्या है, लेकिन शो के एंड आते आते आपको ये पता चल जाएगा कि उसका मेन प्लान क्या है। तो यहाँ पर वो सारे मिलकर अब बनाएंगे बहुत सारे रोबोट्स, यानी बहुत सारे ड्रोन्स, और करने वाले हैं वकांडा पर हमला। कुछ अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे ड्रोन्स को बनाकर जो हमारा किलमॉन्गर है वो प्लेन के द्वारा ले जाता है हमारे अफ्रीका के अंदर। वहां पर ले जाने के बाद वो मिलता है यूलिसिस क्लॉ से, और यूलिसिस क्लॉ और साथ में वो दोनों बहुत हंसते हैं और बोलते हैं हमारा प्लान बेसिकली सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन किलमॉन्गर जो है वो यूलिसिस क्लॉ को भी बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो क्लॉ है वो वकांडा की शील्ड के पास में उसको ले जाता है, यानी उसका काम खत्म हो चुका है, तो क्लॉ उसको भी मार देता है और यहाँ पर वकांडा की जो इन्वेजन है वो चालू होती है। हम देखते हैं अगले सिनेमा में दिखाया जाता है किलमॉन्गर बड़ा चालाकी से जो हमारी यूलिसिस क्लॉ की बॉडी है उसको ले जाता है वकांडा के अंदर, और वहां पर जाकर वो बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से जिसने वाइब्रेनियम चुराया था मैंने उसको मार दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं तचाका और साथ साथ ब्लैक पैंथर की माँ और शूरी, ये तीनों जो है थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये हमारी कबीले का ही है, हमारे वकांडा का ही है, और इस तरह से जो हमारा किलमॉन्गर है उसके प्लान का नेक्स्ट फेज भी कंप्लीट हो चुका है। वकांडा के अंदर जाने के बाद वो तचाका को, साथ साथ ब्लैक पैंथर की माँ को, शूरी को बेवकूफ बनाता है और बोलता है कि अमेरिकन लोग जो हैं वो ड्रोन्स के साथ में हमला करना चाहते हैं, तो तुम क्या करना, जो शील्ड है उसके दरवाजे खोल देना ताकि ड्रोन्स अंदर आ जाए, उसके बाद शील्ड को बंद कर देना ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो अमेरिका के साथ टूट जाए। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि जो वकांडा की शील्ड है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो यहाँ पर तचाको को ऐसा लगता भी है कि हाँ भाई इसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन एरिक किलमॉन्गर का प्लान कुछ और ही है। वो क्या करता है, सारे के सारे ड्रोन्स को अंदर बुलाता है और उसके बाद बाहर से कम्युनिकेशन कट करके खुद ही उन ड्रोन्स पे कंट्रोल कर लेता है और वकांडा पर हमला करा देता है। और यहाँ पर आते हैं बहुत सारे फाइट सीन्स। हम देखते हैं वकांडा की इस लड़ाई के अंदर जो हमारा किलमॉन्गर है वो वकांडा की साइड से लड़ता है, तो बेसिकली यहाँ पे उसको कोई बात से फर्क नहीं पड़ता, उसको टोनी स्टार्क की लेगेसी से, अमेरिका से, वकांडा से, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट प्लान है जो कि है ब्लैक पैंथर बनना, और उस ब्लैक पैंथर के एंड मेंटल को अचीव करने के लिए यहाँ पर किलमॉन्गर कुछ भी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एक तरह से एरिक किलमॉन्गर है वो यहाँ पर आता है और वकांडा के अंदर अब हमला जो हो रहा है उसमें वकांडा की रक्षा करता है। लड़ाई के बाद में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो रोबोट्स हैं, यानी सारे के सारे जो ड्रोन्स हैं, उनको वकांडा वाले यानी वकांडा की जो फोर्स है वो सब हरा देती है, और फाइनली यहाँ पे जो एरिक किलमॉन्गर का प्लान है
वो अब कंप्लीट होने ही वाला है। हम देख सकते हैं एरिक किलमोंगर जाता है उसी क्लिप पे जहां पर हमने उसको ब्लैक पैंथर 1 में लास्ट टाइम देखा था। यानी ब्लैक पैंथर के अंदर आपको बताया कि जब उसकी डेथ होने वाली होती है तब तचाला और हमारा जो किलमोंगर है वो इसी क्लिप पे होते हैं। तो वो उसी क्लिप पे जाता है, वहां पर आता है तचाका जो है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बना देता है उसको नया ब्लैक पैंथर। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एरिक किलमोंगर है उसका सिर्फ और सिर्फ यही प्लान था कि मैं सारी चीजें ऐसे मैनेज करूंगा जिससे मुझे ब्लैक पैंथर की उपाधि जो है वो मिल जाए, और यहाँ पर एड में वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी को पीने के बाद में वो जाता है वापस से उसी जगह पे जहाँ पे सारे के सारे जो पूर्वज है वो रहते हैं, वहां पे तचाला से मिलता है। उसने बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर किलमोंगर समझाता है कि ये बहुत जरूरी था, तुम कुछ कर नहीं रहे थे, मैंने किया। और यहाँ पर यह एपिसोड बेसिकली खत्म हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा किलमोंगर है वो अब ब्लैक पैंथर बन चुका है। हालांकि सूट इसका गोल्डन जैगुआर वाला ही है, बट नाउ ही हैज बिकम द ब्लैक पैंथर। एंड में हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है। जैसे ही आयरन मैन वाले सीन आते हैं तो जो हमारी पेपर है वो देखने को मिलती है एक ऑफिस के अंदर, और वहां पर बैठी होती है शूरी। तो यहाँ पर पेपर पूछती है तुम अंदर कैसे आई, तो शूरी बोलती है कि मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि फाइनली एरिक किलमोंगर ने ही टोनी स्टार्क को मारा था, और यहाँ पर शूरी बोलती है कि हमारा कॉमन एनिमी है। इसका मतलब ये है वकांडा से वो उसको निकालना चाहती है। अब आपको याद होगा तो हमने पुराने वाले डिज्नी प्लस के व्हाट इफ के ट्रेलर के अंदर एक सीन देखा था जहां पर हमें पेपर और साथ साथ शूरी देखने को मिली थी वकांडा के अंदर। तो बेसिकली वो सीन आपको देखने को मिलेगा व्हाट इफ के सीजन 2 में। मार्वल ने यहाँ पर भी हमारा काट दिया। मुझे लग ही रहा था कि यार ये सीन कब हमें देखने को मिलेगा, बट ये सीन हमें देखने को नहीं मिला। नाउ वी हैव टू वेट फॉर सीजन 2। अब यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म तो हो जाता है और हमें पता चल चुका है कि जो हमारा किलमोंगर है वो ब्लैक पैंथर या फिर गोल्डन जैगुआर बन चुका है। लेकिन मेरे से 2 ईस्टर एग मिस हो गए, तो वो मैं आप बता देता हूं, भूलना नहीं चाहता। पहला तो आप देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क के हाथ में वो ब्रेसलेट है जो कि उसने एवेंजर्स के अंदर पहना था। आपको याद है जब एवेंजर्स के अंदर लोकी जो है वो उस बिल्डिंग में से उसको फेंकता है, तो इन्हीं ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके वो जार्विस की मदद से आयरन मैन के सूट को बुलाता है। तो वही ब्रेसलेट हम देखते हैं उसके हाथ में है। दूसरा ईस्टर एग ये है कि जब हमारा ब्लैक पैंथर सब पे हमला करता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक पैंथर ने सूट पहन रखा है वो वही सूट है जो कि उसने सिविल वॉर के अंदर पहना था। तो ये 2 ईस्टर एग लास्ट के रह गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो का लाइक हम रख रहे हैं 2500 का। तो अगर आपको ये लाइक कंप्लीट कराना है तो फटाफट से लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको 6 एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।